बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बेसिस एंड डायमेंशन। इस वीडियो में हमारे पास फोकस जो होगा वो बेसिस पर होगा। तो बेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए इससे पहले हम टूल टॉपिक को हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, उन पर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। वो था हमारे पास स्पेन ऑफ वी एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले लाजमी वीडियो देख लें, क्योंकि तभी अगर वो दो टॉपिक का कंसेप्ट आपके पास होगा तो तभी आप बेसिस को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द वेक्टर v1 v2 सो ऑन vk इन ए वेक्टर स्पेस v। यानी एक आपके पास वेक्टर स्पेस v में आपके पास जो वेक्टर है वो है आपके पास v1 v2 सो ऑन vn या vk आपके पास किसके एलिमेंट है, किसको बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस v के। आर सेट टू फॉर्म ए बेसिस फॉर v। अब ये वाले वेक्टर क्या है, इस वेक्टर स्पेस v की क्या फॉर्म करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे। कब, जब आपके पास v1 v2 सो ऑन vk, सॉरी यहाँ क्या आएगा, vk आएगा, vk प्लेन ऑफ v। और इसी तरह सेकंड कंडीशन है v1 v2 सो ऑन vk आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये आपके पास v1 v2 सो ऑन vk स्पेन ऑफ v का क्या मतलब है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस v है तो इस वेक्टर स्पेस के जितने भी आपके पास वेक्टर होंगे उनको आप इन वेक्टर की मदद से क्या कर सकते हैं, लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हर एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट आप इन वेक्टर की मदद से लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में सिंपली लिख सकते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जब आप लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे और राइट साइड पर आप क्या पुट करेंगे, जीरो वेक्टर, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यानी ये जो आपके पास लीनियरली कॉम्बिनेशन होता है c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस ck vk। अब जब आप वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को इस लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, स्पेन ऑफ v। और इसी तरह लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं कि जब आप ये जो वेक्टर है इसे आप जीरो पुट कर दें और इसको जब आप सॉल्व करें तो यहाँ से c1 c2 ck, तब ये जो आपके पास कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल आए। तो ये जो आपके पास वेक्टर होते हैं v1 v2 सो ऑन vk, ये आपके पास बेसिस होती है वेक्टर स्पेस v की। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट द सेट S इज इक्वल t स्क्वायर प्लस 1 t माइनस 1 2t प्लस 2 इज ए बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस p2। p2 आपके पास पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 और डिग्री 2। अब हमने ये शो करना है कि ये जो सेट है ये आपके पास क्या है, बेसिस है। अब बेसिस को शो करने के लिए हमारे पास ये टू कंडीशन है। सबसे पहले तो हमने ये शो करना है कि ये जो तीन वेक्टर हैं इनसे ये आपके पास स्पेन है p2 का। और सेकंड हमने कंडीशन शो करना है कि ये जो सेट में जो आपके पास वेक्टर है ये आपके पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो चलें सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है उसे सॉल्व आउट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने क्या करना होता है, जब भी हमने स्पेन को देखना होता है तो जो भी आपके पास वेक्टर स्पेस होती है उसका हम एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेते हैं। तो p2 का जो हमारे पास आर्बिट्रेरी वेक्टर होगा वो ये हमारे पास होगा at। इसका हमारे पास जो वेक्टर होगा वो आपके पास at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। ये हमने क्या लिया है, p2 का आर्बिट्रेरी एक वेक्टर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये 1 2 3 3 है तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये 3 वेक्टर इस आर्बिट्रेरी वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट क्या करना मतलब क्या है कि ये क्या इसके लिए c1 c2 और c3 की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो ये आपके पास क्या होगा, c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस c3 v3 इज इक्वल u है। सिंपली वैल्यू पुट कर दें, c1 v1 की वैल्यू आपके पास क्या है, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c2 v2 की वैल्यू आपके पास है t माइनस 1 प्लस c3 v3 की वैल्यू है 2t प्लस 2 इज इक्वल यू, जो हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर कंसीडर किया है at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। अब हम अगर ये शो कर दें कि c1 c2 c3 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ये आपके पास क्या है, स्पेन है v2 वेक्टर का, वेक्टर स्पेस का, ये वाला सेट S। तो चलें c1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो c1 t स्क्वायर प्लस c1 यहाँ से क्या हो जाएगा c2t माइनस c2 प्लस 2c3t प्लस
2c3 इज इक्वल a t² प्लस bt प्लस c। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये यहाँ क्या आ जाएगा c1। अब टी स्क्वायर का इधर और कोई कोफिशिएंट नहीं है तो राइट साइड पर आपके पास कोफिशिएंट है सिर्फ a। अब इसी तरह अगर हम t के कोफिशिएंट को कंपेयर करवाते हैं तो लेफ्ट साइड पर t का कोफिशिएंट एक ये है c2 और t का कोफिशिएंट है 2c3। अभी राइट साइड पर t का कोफिशिएंट आपके पास क्या है b। अभी नेक्स्ट हम कांस्टेंट को कंपेयर करवाते हैं तो लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट आपके पास है c1 माइनस c2 और ये प्लस 2c3 और राइट साइड पर आपके पास कांस्टेंट क्या है c। तो अभी ये तीन हमारे पास लीनियरली इक्वेशन है, इसमें से हमने क्या करना है c1 c2 और c3 की क्या करनी है वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आप चाहें तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसका आप आर्गुमेंट मैट्रिसेस बना लें और उससे एचेलॉन फॉर्म में चले जाएं। तो चलें इसका हम आर्गुमेंट मैट्रिसेस बनाते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा सबसे पहले c1 के कोफिशिएंट, c2 के, c3 के, और यहाँ डाटा लाइन आएगी और राइट साइड पर जो आपके पास कांस्टेंट है इक्वालिटी के वो आ जाएंगे। सबसे पहले c1 के कोफिशिएंट क्या है 1, या सेकंड में आपके पास यहाँ t का c1 का कोफिशिएंट यहाँ 0 होगा, 0 c1 होगा, 0 c1 प्लस c2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1। इसी तरह c2 के कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में c2 का कोफिशिएंट 0 होगा, c2 नहीं है तो मतलब इसका कोफिशिएंट 0 होगा। सेकंड में c2 का कोफिशिएंट आपके पास 1 होगा, और इसी तरह थर्ड में c2 का आपके पास कोफिशिएंट -1 होगा। अब c3 का फर्स्ट इक्वेशन में 0 होगा, सेकंड इक्वेशन में c3 का कोफिशिएंट 2 है, और इसी तरह थर्ड में भी 2 है, तो ये आपके पास 0 2 2, और राइट साइड पर जो आपके पास कोफिशिएंट है वो क्या है a b c, ये आपके पास है a b c। तो इसे हमने अब क्या करना है रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे हमने जितनी भी एंट्रीज है इस कॉलम की वो हमने क्या बनानी है 0, ये ऑलरेडी 0 है, ये 1 है, तो हम क्या करेंगे R3 में से R1 को क्या करवा देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी ये आपके पास R3 रो, ये R2 और ये R1। तो जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 0 0 A, और यहाँ से ये 0 सेकंड रो भी एज इट आ जाएगी 0 1 2 B। अब ये आपके पास 1 -1 0, ये -1 -0 -1 आ जाएगा, ये 2 -0 2 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा c -a। अब सेकंड रो में ये आपके पास लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे जितनी भी एंट्री है वो आपने क्या बनानी है 0, तो इसके नीचे है 1, तो आप क्या करेंगे R3 प्लस R2 ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 0 0, और ये a आ जाएगा फर्स्ट रो। सेकंड रो भी आपके पास 0 1 2 b एज इट आ जाएगी, और ये 0 -1 + 1 0 2 + 2 4, ये c -a प्लस c -a प्लस क्या आ जाएगा आपके पास b। अब ये लीडिंग एंट्रीज है, इसे 1 बनाना है तो 4 से पूरी रो को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 0 0 a, और ये आपके पास आ जाएगा 0 1 2 b, ये आपके पास 0 0 1 c -a प्लस b ओवर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से ये हमारे पास रो एचेलॉन फॉर्म में हमारे पास मैट्रिसेस आ गया है। अब अगेन इससे मैट्रिसेस से हम इक्वेशन में जाएंगे, तो थर्ड रो से हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपके पास है c1, ये c2, ये c3, सिर्फ c3 का कोफिशिएंट मौजूद है, तो यहाँ से c3 किसके इक्वल आ जाएगा, c3 इज इक्वल आ जाएगा आपके पास c -a जमा b ओवर 4 के। अब और c1, ये c1 अगर फर्स्ट रो से अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करें रो 1 से, तो ये c1 का कोफिशिएंट मौजूद है, ये c2 c3 के कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ से c1 की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास सिंपली a आ जाएगी। अब सेकंड रो से हमारे पास ये क्या आ जाएगा c2 प्लस 2 c3 इज इक्वल राइट साइड पर आपके पास क्या है b। अब c3 की वैल्यू पुट कर दे, c3 किसके इक्वल है c -a प्लस b ओवर 4 के। तो पहले ये ऐसे होगा c2
b माइनस 2c3, c2 b माइनस 2c3 की वैल्यू आपके पास है c माइनस ए प्लस बी ओवर 4, क्या है 4, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। अब c2 2 हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, 2b हो जाएगा। अब ये माइनस के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा और माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से C2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी a प्लस 2b माइनस बी प्लस बी माइनस सी ओवर 2। तो ये आपके पास C2 की वैल्यू आ गई है। अब ये देखें आपके पास C2, C1 और C3 की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। तो मतलब ये जो आपके पास P2 स्पेस है, इसके जितने भी आपके पास वेक्टर होंगे at² प्लस bt प्लस c की फॉर्म में, आप उसे क्या कर सकते हैं, इसके लीनियरली इन तीन वेक्टर के ये जो आपके पास S में है, इनके लीनियरली कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब C3 आपके पास ये होगा, C1 की वैल्यू ये होगी और C2 की वैल्यू ये होगी। तो ये अभी तक हमने क्या शो कर दिया है कि ये हमारे पास क्या है स्पेन ऑफ P है। ये जो वेक्टर है P1, P2, P3 ये आपके पास क्या है स्पेन ऑफ P2 है। अभी नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि ये आपके पास क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसी वर्ड पर हम क्या शो कर लेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट में को शो करने के लिए राइट साइड पर ये जो u वेक्टर है इसे हमें क्या पुट करना पड़ेगा जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर आपके पास होगा 0t² प्लस 0t प्लस 0, ये जब P2 होगा। तो इस केस में ये आ जाएगा आपके पास। इसे फिर आप अब अगेन आप इस तरह एप्सिलॉन फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास ए की वैल्यू आपके पास क्या है 0। अगर आप इसको कंपेयर करवाएंगे at² के साथ, यहाँ 0t² प्लस 0t प्लस 0, ये आपके पास क्या है 0 वेक्टर। इसमें a आपके पास क्या है 0, b आपके पास क्या है 0 और c क्या है 0। तो अब ये जो वैल्यू आप इन C1, C2 और C3 में पुट कर लें, देख लें क्या C1, C2, C3 की वैल्यू 0 आएगी। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगेन आपके पास इस 0 के लिए आपके पास फिर ये सिस्टम बनेगा, फिर आप रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें और C1, C2 और C3 की वैल्यू, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट में देखते हैं कि क्या हमारे पास C1, C2, C3 0 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इस पर ये जो हमारे पास ABC की फॉर्म में वैल्यू आई है, अब हम ABC की सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं 0 0। तो फिर देखते हैं हमारे पास C1, C2 और C3 की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमारे पास A भी किसके इक्वल है 0 के, B भी इक्वल है 0 के और C भी किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से C1 किसके इक्वल है A के, तो A की वैल्यू क्या है 0, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसी तरह C2 किसके इक्वल है, वो आपके पास है A प्लस बी माइनस सी ओवर 2। तो यहाँ से A B C तीनों क्या है 0, ये 0 प्लस 0 माइनस 0 ओवर 2, अगेन आंसर C2 का भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब C3 आपके पास किसके इक्वल है, वो है C माइनस A जमा B ओवर 4 के। तो C3 आपके पास 0 माइनस 0 जमा 0 ओवर 4, तो C3 भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट, जब आपके पास ये जो आपके पास C1, C2 सो ऑन Ck ये आपके पास अगर 0 आ जाते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, और इनमें से एटलीस्ट एक भी आपके पास नॉन जीरो आ जाता तो वो आपके पास क्या होने थे लीनियरली डिपेंडेंट होने थे। तो ये हमने शो कर दिया है कि ये आपके पास क्या है बेसिस है आपके पास P2 की। इस सेट में ये जो आपके पास S है t² प्लस 1 t माइनस 1 2t प्लस 2, ये आपके बेसिस हैं P2। अभी नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड या नेचुरल बेसिस होती हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड या नेचुरल, आप कह लें स्टैंडर्ड या नेचुरल बेसिस। अब Rn के लिए आपके पास स्टैंडर्ड या नेचुरल बेसिस क्या होती हैं। सबसे पहले चलिए हम R2 के लिए देख लेते हैं। तो R2 के लिए इसकी जो बेसिस होती हैं वो आपके पास होती हैं 1 0 0 1, ये क्या होती है R2 की स्टैंडर्ड या नेचुरल बेसिस। अब R3 की क्या होती हैं, R3 की जो नेचुरल बेसिस होती हैं वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास होती हैं R3 की नेचुरल बेसिस। इसी तरह Rn के लिए आप खुद ही लिख सकते हैं। Rn के लिए क्या हो जाएगी 1 0 0 एंड सो ऑन 0,
फिर 0 1 0 0 0 और इसी तरह चलती जाएंगी। टोटल n होंगे ये होगा 0 0 एंड सो ऑन 0 1। ये टोटल आपके पास बेसिस होंगी R n की। अब इसी तरह पॉलिनोमियल की भी कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होती है। अगर आपके पास Pn है तो इसकी जो आपके पास नेचुरल या स्टैंडर्ड बेसिस है वो आपके पास है Tn -1 Tn -2 एंड सो ऑन T1 T0। मीन्स अगर आपके पास P2 है तो उसकी जो आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है वो आपके पास होगी T2 T1 T0। P3 के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होंगी वो T3 T2 T1 और T0। T0 आपके पास 1 होगा। तो ये कुछ आपके पास क्या होती है स्टैंडर्ड बेसिस होती है Rn और Pn की।